हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट भैया कक्षा 12 में हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये है हिंदी का बहुत ज्यादा वायरल पेपर। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। जो क्वेश्चन है भैया वो 100% यहीं से आएगा। ये बोर्ड ने खुद आप लोगों के लिए जारी किया है, ठीक है, ये वायरल पेपर। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड परीक्षा में, तो ये वायरल पेपर आप पूरा समझ कर जाना। मैं कहता हूं आप 90% 95% जरूर लाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर पेपर कैसा आएगा, आखिर हमारा पेपर हिंदी का कैसा आएगा। तो ये वायरल पेपर आप पूरा समझ लो, ऐसे ही आपका पेपर आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो सरल आएगा या कठिन, 2026 बोर्ड में आपका पेपर जो है वो सरल आएगा या फिर कठिन। तो मैं आपको बता दूं कि 2026 बोर्ड में आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा। जैसा बोर्ड ने जारी किया है उससे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड आएगा, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करना। और ये वायरल पेपर मैं आपको विथ सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोग भैया पूरा बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कराओ, 90% मार्क्स जरूर लाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, तो लाइक कर देना, सारे स्टूडेंट शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये है हमारा 2026 बोर्ड का हिंदी का जो सामान्य हिंदी है उसका वायरल पेपर, ठीक है, वायरल पेपर। और देखो सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा बोर्ड परीक्षा में। और पूर्णांक ये आपका पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो थोड़ा लंबा पेपर यानी कि लेंथी पेपर रहेगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। नोट देखो, पहला जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो शुरुआत के 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और ध्यान से पढ़ना, ठीक है, पहले। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नोट हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड का से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट खंड का देखो, आपका जो ये खंड का है, ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और खंड का में देखो आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लोगों का देखो पूरा खंड का में आपके सबसे पहले 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा, ये आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। ये बहुत स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेना। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो पहला का हमारा का है, पहले में आपके सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरे का 5 ऑब्जेक्टिव, यानी कि गद्य का, फिर आपका पद्य साहित्य यानी कि पद्य इतिहास का, फिर गद्य इतिहास का। तो सबसे पहले गद्य इतिहास का रहेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, हर साल में बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र या संपूर्णानंद या मोहन राकेश या फिर हमारा रामकृष्ण दास, तो कौन है जल्दी बताओ। तो इसके हैं भैया संपूर्णानंद जी। कौन है? संपूर्णानंद, ठीक है। तो याद रखना शिक्षा का उद्देश्य के जो लेखक हैं वो संपूर्णानंद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा, खा वाला समझो, लल्लू लाल की रचना है। इस चारों में से एक एक नंबर बिल्कुल पक्का करते चलो। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या फिर भैया रानी केतकी, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो लल्लू लाल की रचना है भैया प्रेम सागर। कौन सा है? प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। अगला गा वाला है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है पर्दा। पर्दा कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग एक बार देखना जरूर, पढ़ना जरूर, ठीक है। देखो प्रेमचंद्र जी की है या जयशंकर प्रसाद जी का या अमरकांत का या यशपाल का। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? सभी लोग पढ़े होंगे भाई, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, यशपाल जी हैं, ठीक है, यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी की जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया गा वाला क्वेश्चन। एंड घा वाला तो भैया ये 100% बोर्ड पेपर में छपेगा, 100% ये पेपर में छपेगा, तो भैया तैयार कर लेना, ठीक है, बिल्कुल यहीं से आएगा क्वेश्चन। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यानंद, रग्गई राघव, जल्दी बताओ कौन है। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, आवारा मसीहा के जो भैया रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अंगा, अंगा वाला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये 5वां ऑब्जेक्टिव है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या हमारे सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताओ बाण भट्ट की आत्मकथा की कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब अशोक के फूल की कौन है भैया? बहुत प्रसिद्ध रचना है अशोक के फूल।
बताओ, ये भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कुटज के कौन है, जल्दी से कमेंट करो। कुटज के रचनाकार कौन है, कमेंट आना चाहिए हर स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा ना। ये पांचों क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन, ये 5 नंबर आप लोगों का पक्का करा दिया। ये सारा आपको समझ कर जाना है। पेपर देने से पहले आप देख लेना, चाहे आपको ये वीडियो पेपर के दिन आधी रात को मिले ना, तो भी ये पूरा देख लेना। ठीक है, पूरा देख लेना, बहुत स्पेशल है क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा वाला कि अब हमारा स्टार्ट होता है पद्यखंड। कामायनी किस युग की रचना है, 1 नंबर का बताओ। कामायनी सबसे बताओ, पहले बताओ किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का ना। तो जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद हमारे किस युग के हैं, जयशंकर प्रसाद तो वो छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऐसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, तो छायावादी युग ही हो गया ना। द्विवेदी बिल्कुल नहीं है, भारतेंद्र प्रगतवादी नहीं है, क्योंकि भैया जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के हैं, तो उनकी रचना भी छायावाद ही होगी। ठीक है, अगला आ जाओ भैया, खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का कौन सा प्रगतवादी युग है। इन चारों में से कौन है जो प्रगतवादी युग के हैं। अगला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अग्रदास या तुलसीदास या नंददास या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो बिल्कुल सही है भैया। ये हमारे जो है प्रगतवादी युग के हैं। किस युग के हैं, प्रगतवादी युग के हैं। ठीक है, ये पूरा हिंदी का आप वायरल पेपर समझ लेना, फिर आप पेपर में जाना, फिर देख लेना कि यही आएगा, छाप देना। बस आप पढ़े रहो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे हम हर सब्जेक्ट का लाएंगे। बस वीडियो को लाइक किया करो, खूब ज्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चैनल को नए सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, गा वाला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में। तो जल्दी बताओ, 1943 ईस्वी में भैया तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब आप लोग कमेंट करो कि तृतीय तार सप्तक या द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, जल्दी कमेंट करो। द्वितीय तार सप्तक, सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। हर स्टूडेंट का कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा और वेट करता हूं। ठीक है, सारे कमेंट का भैया मैं वेट करता हूं, तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। अगला घा वाला है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इन चारों में से द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास भैया है, ठीक है, साकेत भी है, भारतीय। कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद का है ना, तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हैं, तो ये हमारा छायावादी युग का हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया अंगा वाला अष्टछाप के कवियों का संबंध किस काल शाखा से है। बताओ, अष्टछाप कवियों का संबंध किस काल शाखा से है। तो राम भक्ति शाखा, ज्ञानश्री शाखा, प्रेम श्री शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये जो है भैया वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये हमारा 10 में 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। 10 में 10 ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको तैयार करके ही पेपर देने जाना है। पेपर से पहले भैया आप ये देख लेना, और आप देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, ठीक है, सभी स्टूडेंट भाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करें। तो ये हमारा हो गया पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि खंड का में सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 10 का 10 समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब देखो, ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोगों ने पहला दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब प्रश्न नंबर 3 जो मिलेगा भैया, वो दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दो 10 नंबर। अब आपको भैया गद्यांश मिलेगा, गद्यांश। ठीक है, अब गद्यांश जो होगा वो 10 नंबर देकर जाएगा। तो बहुत आसान होता है, गद्यांश में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। ये जो आपका गद्यांश है, देखो इसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर देकर जाएगा। तो लिखा हुआ है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। इतना अंडरलाइन है, इसको और ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन वाला और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो आपको व्याख्या करना पड़ता है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, और दिन रात बहने वाली नदियों के पहाड़ी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक भविष्य के इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो इसको जब आप एक बार पढ़ो ना समझ में आए, 2 बार पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है भाई, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको नंबर तो भाई 2 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है,
फिर वसुंधरा, वसुंधरा क्यों कहलाती हैं भाई, धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती हैं, तो आप लोग यहां देख सकते हो क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हुई हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे आप देखो सब कुछ है। रेखांकित अंश की व्याख्या करो भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या पाठ में आपको बता देता हूं। पाठ जो है, लेखक जो है वो कौन है, तो पाठ जो है वो तो सभी को पता है भाई, धरती माता ये सब आ गया, तो सभी को पता है किस पाठ से है, तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप। और कवि कौन है, कवि हैं भैया सभी को पता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, बस हो गया। तो पाठ और लेखक दोनों मैंने आपको बता दिया, तो यानी कि 2 नंबर आपका ये तो पक्का हो गया। ठीक है, और ये भी आपका 2 नंबर पक्का हो गया। वसुंधरा क्यों कहलाती हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना भाई, छोटा सा है कुछ भी नहीं है, ये भी 2 नंबर पक्का। और पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो इसको आप जब पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखो देखो यहां दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं ने पहाड़ों ने आर्थिक अवयव के इनकी सांच सॉरी नदियों को अब यहां पीस पीस कर आगृत प्रकार की जो मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बस ये भी कितना आसान है बताओ। भावी आर्थिक अभिवृद्धि हेतु क्या करना चाहिए, तो ये सब आप कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको आप नोट कर लेना, कहीं टिक लगा लेना, ये आएगा 100% छपेगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये अथवा वाला जरूर आएगा कि अशोक का फूल जो है उसी मस्ती में हंस रहा है। देखो ये तो मैंने बता दिया सब कुछ ना। और पुराने चित्त से इसे खेलने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी उतनी ही तेजी से जो है डुबोती है। इतना अंडरलाइन है यहां से यहां तक। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है और तब वह बोझ नहीं लगती और वह उस अवस्था में उदास नहीं करती। और कहां अशोक का फूल भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इस रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना बेकार है, उदास होना बेकार है। देखो अगर आप उदास रहोगे, टेंशन लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा आप अपने काम में लग जाओ, अच्छे से वर्क करो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भैया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो भैया इसमें पाठ कौन सा है, पाठ तो आप देख ही रहे हो, फूल आ गया है और लेखक तो पता ही चल गया होगा क्योंकि इसमें आपको पाठ पता चल गया अशोक के फूल, क्योंकि भाई डायरेक्टली लिखा हुआ अशोक का फूल। तो ये तो बहुत आसान है पहचान लेना, अशोक का फूल इसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं भाई लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये तो आप तो तुरंत कर लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेना, 2-2 नंबर आपका, 10 नंबर का ये भी है। फिर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, ये इसी में मिल जाएगा। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखो, ये भी 2 नंबर। तो पूरा पेपर समझ लो भैया, ऐसे ही आएगा आपका पेपर, ऐसे ही आएगा 2026 बोर्ड में। अब ये गद्यांश आप 2 में से कोई एक करोगे 10 नंबर मिल जाएगा, 10 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखो अगला, चौथा, दिए गए पद्यांश में से कोई एक प्रश्न करो, 10 नंबर। 10 नंबर, 10 में 10 आपका पद्यांश भी करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो यहां अब ये वाला भाई बहुत आसान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस पार्ट से है, इसके लिए कवि कौन है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर जो है अब लज के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, इतना रेखांकित से, बस 2 ही लाइन रेखांकित से। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे कहूं कहूं सो सुन लो पावो, यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई सा भी अनुताप ना करने को पाऊं। अनुताप आ गया, बता दो भैया कई वाला पाठ जानते हो, तो अब आप लोग कमेंट करो। अब इतना हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं। तो इसमें आप पद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर मिल जाएगा। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भट अनुताप ना करने के पाऊं, 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। अलंकार बताएं, पद्यांश का भाव स्पष्ट करो, 2 नंबर। भाषा और शैली की विशेषता 2 नंबर। तो आपको इसमें अगर आपने ये वाला कर दिया भैया 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर पक्का हो जाएगा, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब ऐसे आपका दूसरा भी पद्यांश है, देखो अगर वो नहीं आता तो आप ये कर देना, ये तो सभी को पता है, मैंने पढ़ाया भी है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टावे, होने देना विकृत वसना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हो गोद में ले श्रांति खोना, ओठो और कमल मुख की लालिमाओं को मिटाना। कोई क्रांतरा किसका ललना खेत में जो दिखावे जाता, कोई जलद यदि हो व्योम तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी क्लांताओं को मिटाना, छाया द्वारा सुखित तप्त भुतंगना को मिटाना। ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो एक बार पढ़ोगे जान जाओगे, बहुत आसान है। तो इसमें भैया सबसे पहले आप पद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ क्या है भैया, पाठ और कवि, सभी को पता है। पाठ और कवि जानते हो कि नहीं जानते हो, पाठ कौन सा है,
पाठ कौन सा है, कवि कौन है? आई होप सबको पता होगा ये वाला, क्योंकि पहला ही चैप्टर ना पता हो तो आपका पढ़ना बेकार है। पवन दूती का पाठ है, पवन दूती का पाठ है। कवि कौन है? कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध, शॉर्ट में हरिबोध। ठीक है, बस तो ये तो आपको हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, छोटा सा कर लेना भाई। और फिर राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं? ठीक है, जैसे लज्जाशील पथिक महिला के बारे में क्या कहते हैं कि अगर वो मतलब लज्जाशील स्त्री है तो उसके कपड़ों को मत उड़ाना। ठीक है, मतलब उसको ऐसे ही मतलब पूरा अच्छे से मतलब उसका पूरा वसना मत उड़ाना। ओठों की और कलम मुख की लड़ना कौन सा अलंकार है? जलद और कृषक लड़ना का क्या अर्थ है? ये 5 क्वेश्चन आप कर लोगे 10 नंबर। तो दो में से कोई एक आपको पद्यांश करना है, कोई एक पद्यांश करना है और 10/10 आपका हो जाएगा। तो अगर आप गद्यांश पद्यांश कर लेते हो तो 10 गद्यांश का, 10 नंबर पद्यांश का, 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और इसका ट्रिक मैं आपको जल्द ही लाऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक लाऊंगा, पूरा आप करके आओगे, टेंशन मत लो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो, मैं कहता हूं 100% पेपर में छाप दोगे। ठीक है, जो मैं पेपर ये करा रहा हूं वायरल पेपर, पूरा तैयार कर लो। निम्नलिखित का लेखक में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखो। ये 5 नंबर का, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सीरीज आने वाला है टॉपर सीरीज, तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पूरा मैं आपको टॉपर बना दूंगा, 90% दिलाऊंगा। ठीक है, गारंटी है 90%। तो देखो, पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न। एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है। ये जीवन परिचय बोर्ड पेपर में आप 1000 नहीं 1,00,000% कह सकते हो, यही आएगा। बस आप तैयार कर लो यही साहित्यिक परिचय। ठीक है, कैसे लिखना है वो मैंने बता रखा है, आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, हमारी क्लास आप देख सकते हो। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय रचना कैसे लिखा जाता है मैंने बता रखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी, तो देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आपका एक कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना भी लिखो। 5 अंक का रहेगा। ठीक है, 5 अंक का, लेकिन अधिकतम 80 वर्ड्स में लिखना है, 80 शब्द में, ज्यादा मत लिख देना, 80 शब्द बहुत है। मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो ये भी आप तैयार करना। इसमें से 2 तो भैया एकदम 1,00,000% आएगा, एक 2 तो जरूर आएगा, 2 तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में। तो आप बस तैयार कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो बस। ठीक है, अब आगे आ जाओ भैया, बहुत आसान चीज आ गया है भैया कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपका 5 नंबर का और 80 वर्ष में। भाई आप बहादुर भी तैयार कर लो, उद्देश्य और सारांश दोनों, और पंचलाइट भी। ठीक है, पंचलाइट भी, उद्देश्य और सारांश दोनों, अगर ये तैयार कर लोगे 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और हम आपको भैया इतनी अच्छी मतलब तरीके से पढ़ा दूंगा इसको ना कि आप कहोगे वाह सर ये तो पूरा दिमाग में घुस गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अथवा नहीं आता तो आप ये कर लेना, ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु। तो ध्रुव यात्रा देखो, मैं आपको कहूंगा कि आप बहादुर पंचलाइट बढ़िया से तैयार कर लो, यही लिख देना कोई एक बस। ठीक है, अब देखो अगला आता भैया खंड काव्य। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक आपको लिखना है 5 नंबर का 80 वर्ष में। इसके लिए भैया आपको क्या करना है, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, आप लोग क्या करना, नीचे जाना, थोड़ा सा मेहनत करना कमेंट बॉक्स में और अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। अगर आप जिले का नाम कमेंट कर देते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, कौन सा खंड काव्य आएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना। तो पहला है श्रवण कुमार खंड काव्य अथवा श्रवण कुमार। देखो ये है, देखो 2 टाइप से आता है, एक आप चरित्र चित्रण लिखो या फिर उनके जो श्रवण कुमार खंड काव्य के अथवा दशरथ का चरित्र चित्रण लिखो, ये दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, अब आपके जिले में कौन सा आता है, सब आएगा सब, लेकिन अपने जिले का अलग होता है, वही करो जो आपके जिले में करना है। रसीम रथी खंड काव्य है, फिर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, त्यागपति खंड काव्य है, आलोक वृत्त खंड काव्य है, सत्य की जीत खंड काव्य है। ठीक है, तो 5 में से कोई एक ही करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 5 मत करने लग जाना। अब आता है खंड खा, और खंड का सबसे पहले शुरू होगा भैया संस्कृत के गद्यांश से। 8वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से कोई एक करो, आपको 7 नंबर मिलेगा। महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता, ये तो आपको सभी को पता है भाई, महामना आ गया तो आपको पाठ, केवल पाठ ही लिखना है, केवल इसमें पाठ होता है, ये बात ध्यान रखना। महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, तो ये वाला आप करना। अथवा ये कर लेना, हंसराज तदेव प्रसिद्ध मध्य अयंत हस्य मयूरो। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, जातक कथा है,
देखो इसमें कोई लेखक या कवि नहीं होते, केवल पाठ होता है, तो पाठ लिखो, पाठ का नाम लिखो बस, और आप लिख दो संस्कृत खंड से लिया गया है बस। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है भैया, 7 नंबर मिल जाएगा। काफी आसान होता है पेपर, ठीक है, बस लिखना तेज है, लिखने का स्पीड तेज रखना बस, खा वाला। दिए गए पद्यांश में से कोई एक करना, 7 नंबर। इसमें पद्यांश में क्या है, पहला न मे रोचते भद्रवाह उल्लकृष्ण मुख कुर भविष्यत, ये तो भैया आपको सभी को पता है भैया, जातक कथा वाला है, जातक कथा। और भैया पद्यांश में एक चैप्टर जो है वो आपका सुभाष रत्नान से एक जरूर आएगा, ठीक है, परोक्षे कार्यम हसंत, ये भैया आपका कौन सा है, ये है सुभाष रत्नानी पाठ, तो सुभाष रत्नानी पाठ से एक जरूर आएगा, सुभाष रत्नानी पाठ से, ठीक है। तो आप ये तैयार कर लेना चैप्टर जरूर से ही, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ भैया, इसमें से 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से कोई एक करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। किसी एक का आपको वाक्य प्रयोग करना है, तलवार का धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, ऐसे आप एक कोई लिख देना भैया, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पूरा पेपर समझ कर जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पूरा तैयार कर लेना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखो। देखो यहाँ आपके 2 आपठित गद्यांश, कोई एक करना है, जैसे देखो, यह कहना एक मूल की इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, संतोष, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण एंड कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति व अशांति को प्रोत्साहन मिला। तो ये पूरा जब पढ़ोगे तो यहाँ आपको पहला लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का परिणाम क्या है, 1 नंबर मिल जाएगा। और आदर्श की रक्षा के लिए सत्पुरुष का जो रुख होना चाहिए, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। इच्छाओं का उदित का स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। तो 5 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो 5 नंबर। अथवा अगर नहीं आता तो अथवा भी है, आप ये वाला कर सकते हो। नाटक प्राचीन काल से ही कला जगत में सर्वाधिक मनोरंजन और आकर्षक जो है कला माध्यम माना जा रहा है। साहित्य के अंतर्गत नाटक सबसे अधिक अतिशय और आनंदमयी विधा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तैयार कर लेना। देखो अप्रथम मंच श्रुति का क्या अर्थ है, ये भी 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, तो 5 नंबर का भी है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई एक ही करना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी तक तो हम लोग वो सब देखे, अब देखो ये तो आपका आपठित गद्यांश हो गया। अब देखो यहाँ निम्नलिखित शब्दों का युग्म का सही चयन करो। वसन व्यसन, वसन व्यसन का क्या अर्थ होता है, वसन व्यसन का क्या अर्थ होता है, विवश और व्याकुल, या कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, या बिस्तर और अवधि। तो भैया वस्त्र और आदत होता है वसन व्यसन का अर्थ, ठीक है। ये 1 नंबर अपना पक्का कर लो बोर्ड एग्जाम में। अंबुज और अंबुद का क्या अर्थ होता है, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, या कमल और बादल होता है, कमल और बादल, ये भी 1 नंबर पक्का, ठीक है। सारा क्लियर करते चलो ताकि बोर्ड एग्जाम में जाओ तो दिखा दो भैया सरमन आपके जो एग्जाम टॉपर सर हैं, एग्जाम टॉपर सर वाले बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एग्जाम टॉपर सर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। देखो जैसे अंबर का लिखो, पट का लिखो, विधि का लिखो, नाग का लिखो, तो कोई एक हम बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। नाग का आप लिख सकते हो सर्प और हाथी, और सारा आप तैयार कर लेना क्योंकि एक जरूर आएगा, अब एक को लिखना है, तो ये 5 तैयार कर लेना, चारों जितना भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द का चयन करो जो नेत्र के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, ध्यान रखना। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। सभी लोगों को बताओ, 1-1 नंबर पक्का करते चलो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करो, 2 नंबर मिलेगा। 2 वाक्यों, देखो सबसे पहले कुर्सी, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, या इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो यहाँ अनेकों को अनेक कर दो, ठीक है, बस अनेक कर दो। अब यहाँ कर दो इस सरोवर में अनेक कमल खिले, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका बहुवचन है। अगला, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो ये कृपा हटा दो, अनुमोदन करने की कृपा करें, क्योंकि एक बार आपका कृपा यहां लगा है तो आगे वाला कृपया हटा दो, बस ये भी 2 नंबर पक्का हो गया। अब आ जाओ भैया 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखो लिखा हुआ वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण सहित स्पष्ट करो, 2 नंबर मिल जाएगा। भाई वीर रस अथवा हास्य रस कोई एक का करना है, ठीक है। आप कोई एक का स्थायी भाव लिखो। मैं आपको रस छंद अलंकार की क्लास लाऊंगा, मैंने एक बार पढ़ाया है लेकिन मैं आपको दोबारा क्लास ले आऊंगा ताकि आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब एक आप कर लेना, 2 नंबर मिल जाएगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार 2 नंबर, बहुत आसान होता है। दोहा अथवा सोरठा छंद 2 नंबर, ठीक है, कोई एक करना है बस। अब ये तो हो
हो गया पूरा। अब लास्ट में आपसे पूछा जाता है पत्र लेखन। बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखो। ठीक है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र 6 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। नहीं आता तो अथवा ये कर सकते हो, शहर में फैली संक्रमण बीमारी के कारण जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो ये आप कर सकते हो। तो कोई एक तो करना ही पड़ेगा, कोई एक तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है, अब लास्ट में आता है आप लोगों का भैया 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखो। 9 नंबर, सबसे ज्यादा 9 नंबर का निबंध आता है और मैंने बताया है बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। पहला, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी राजनीति, देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्रों की भूमिका। बस इतना, ये है वायरल पेपर भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 12th के लिए। तो जितने भी बच्चे भैया क्लास 12th का पेपर देने वाले हिंदी का 2026 में, तो पेपर ऐसे ही आएगा, देख लो। और थोड़ा सा हार्ड आएगा, तो मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को प्लीज आप लोग 1000 लाइक तक पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।